जी, सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों का चल रहा था, हमने काफ़ी कुछ देखा था लास्ट वाले लेक्चर में। मीनिंग वगैरह की हमने बात करी थी, ठीक है। और कैश के इनफ्लो आउटफ्लोज को देखा था, कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं ये देखा था, उनका मीनिंग समझा था। आज देखते हैं ज़रा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे फटाफट से चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। देखो भाई, टू असर्टेन द सोर्सेज यानी कि रिसिट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बाय द एंटरप्राइज। वो ये कह रहे हैं कि हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव, वो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, असर्टेन करते हैं, पता लगाते हैं। हम किस चीज़ को पता लगाते हैं सर? सोर्स को, उस सोर्सेज को पता लगाते हैं, कैश के सोर्सेज को, जिससे हमारा पैसा आएगा या जाएगा। देखो, रिसिट्स का पता लगाते हैं पहले, पहला मेजर क्या है, रिसिट्स। फिर दूसरा पता लगाते हैं हम एप्लीकेशंस का, यानी कि जहाँ जहाँ हम उस पैसे को अप्लाइड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद में पता लगाते हैं टू असर्टेन द नेट चेंजेस। पहला टू असर्टेन द सोर्सेज ऑफ कैश, कैश आएगा कहाँ से। नेक्स्ट टू असर्टेन एप्लीकेशंस यानी कि पेमेंट, जा कहाँ रहा है कैश। और तीसरा टू असर्टेन द नेट चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। आप लोग पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना, पूरा पढ़ सकते हो आप फिर, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंस दी हुई है, ये इतनी खास नहीं है, सब बातें आप लोग खुद देख सकते हो। इन्हें पॉज करो, वीडियो को पढ़ लो, ठीक है। और आगे दिया हुआ है इन्होंने लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिमिटेशंस क्या हैं उसकी, ये भी आप लोगों को ही पढ़नी है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, पढ़ लेना ज़रूर। छोड़ मत देना कि सर ने छुटवा दिया तो हम भी छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या सर? डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स यूज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं, नए नए वर्ड्स इसमें ऐसे आएंगे इस चैप्टर में जो आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। तो उनका पहले मीनिंग देख लेते हैं। सर पता तो है, हाँ हो सकता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो कुछ और हमें नया मिलेगा, ज़रूर मिलेगा हमें कुछ ना कुछ। तो वो क्या है नया, उसको हम देखते हैं पहले फटाफट से। कैश, कैश का बता रहे हैं टर्म, कोई कैश अगर यूज़ होगी तो कैश कंप्राइज करेगा ऑफ कैश को, कैश ऑन हैंड जो होता है, और डिमांड डिपॉजिट्स को विद द बैंक्स। बैंक्स के साथ जो भी हमने डिमांड डिपॉजिट करी हुई होंगी उन्हें भी हम कैश ही ट्रीट करते हैं। तो आपने एक चीज़ सीखी इसमें, कैश का मतलब कैश तो होता ही है जो कि हमारा कैश इन हैंड या कैश ऑन हैंड होता है। एक डिमांड डिपॉजिट जो होती है विद द बैंक्स, वो भी हमारे कैश की तरह ही यूज़ किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ये तो हो गया नगद और ये हो गया नगद के जैसा, मैंने कल भी बताया था। लेकिन कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, मैक्सिमम कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, वो हमें बुक की ही लैंग्वेज से पढ़ने से पता लगेगी। चलो पढ़ते हैं इसे फटाफट से। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं ये। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती हैं, मतलब ये बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो सकती हैं ये कैश में। एंड डेट आर readily convertible into the known amount of cash and which are subjected to an insignificant risk of change in value. An investment normally qualifies as cash equivalent only when it has a short maturity of say 3 months or less from the date of acquisition। मतलब ये कि कैश इक्विवेलेंट को हम कभी भी किसी टर्म को कैश इक्विवेलेंट तब कहेंगे, कैश के जैसा तब कहेंगे जब वो 3 महीने से कम में ही, 3 महीने के अंदर अंदर ही वो कैश में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, या उससे कम में हो जाए, ठीक है ना। 3 मंथ्स और लेस इन्होंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 3 मंथ्स और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जब से हमने लिया है उसके बाद से, या तो 3 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने तक वो किस में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। लाइक करंट इन्वेस्टमेंट। अब बात कर रहे हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, जब तक कुछ अलग ना बताए, आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आएगा, परेशान करेगा, इसीलिए हम इसे आज सीख रहे हैं ताकि हम इससे परेशान ना हों। करंट इन्वेस्टमेंट अगर हमने क्वेश्चन में देखी आती हैं, तो अगर कुछ इसके लिए स्पेसिफाइड स्पेसिफिक करता है वर्डिंग्स को तो उसके जैसे करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता है तो आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और करंट इन्वेस्टमेंट को हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में मानेंगे अगर हमें कुछ भी नहीं बोलेगा। तो अगर सर बोलेगा तो फिर देखेंगे, जैसे ये बोलेगा फिर उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लाते हैं हम किसको, करंट इन्वेस्टमेंट को। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट्स आर करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इफ दीज आर रिडीमेबल विद इन द 3 मंथ्स। वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या है कैश इक्विवेलेंट के, करंट इन्वेस्टमेंट हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन कब हैं,
यदि इफ़ इन्होंने बोल दिया दीज आर रिडीमेबल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड दीज हैव इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू। वो ये कह रहे हैं कि उसकी मतलब इनसिग्निफिकेंट सब बड़ा तुच्छ सा कोई रिस्क है, ज़्यादा कोई खास रिस्क नहीं है, और 3 महीने के अंदर ही क्या हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज़ कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेटेड होती हैं, कैश ऑन हैंड ले आओ, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद द बैंक्स या इन बैंक्स, इन सबको जोड़ने के बाद में क्या आ जाता है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। इन सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। आगे कह रहे हैं वो कैश फ्लोज के बारे में। कैश फ्लो में 2 चीज़ें होंगी, इनफ्लो या आउटफ्लो, बट एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस यानी सर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिनकी वजह से कोई चेंज नहीं होता है, ना तो इनफ्लो होता है ना कि आउटफ्लो होता है, लेकिन वो फिर भी ट्रांजैक्शन मानी जाती हैं। कौन सी हैं वो हम इस वाले पॉइंट में देखेंगे। कैश फ्लोज आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम्स डेट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। वो ये कह रहे हैं कैश फ्लो जो है ना एक्सक्लूड करता है। कैश फ्लो यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर नहीं होगा, जहाँ पर मूवमेंट होगा। किसके बीच में होगा सर मूवमेंट, उन आइटम्स के बीच में डेट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में ही कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, आपस में ही मतलब कैश डिपॉजिट हो रहा है या कैश हम विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये कैश फ्लो में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज रेदर देन द पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो ये कह रहे हैं वो किसी एक्टिविटी का तो पार्ट है ही नहीं, वो तो एक कैश मैनेजमेंट की का एक हिस्सा है कि भाई तुम कैश यहाँ से यहाँ रख रहे हो, वहाँ पहुँचा रहे हो, बस इतना कर रहे हो, आपके पास ही है, कहीं अलग नहीं जा रहा है और ना ही कहीं अलग से आ रहा है। कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट। क्या है सर, नीचे समझते हैं जरा, एग्जांपल समझ में आ जाएंगे आपको, फिर आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हैं, इसके ट्रांजैक्शंस के कौन कौन से उदाहरण हैं वो उन्होंने दे रखे हैं। डेट आर मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कुछ मूवमेंट ऐसी हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में जिनका कोई फ्लो नहीं होता है, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। कैसे सर, पॉइंट नंबर 1, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। वो ये कह रहे हैं कि आपने बैंक से पैसा निकाल लिया बिजनेस के लिए, तो सीधी बात है कैश आपका आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बनाते हैं आप, कैश आया बैंक चला गया, कैश प्लस हो गया बैंक माइनस हो गया, कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ सर, हुआ तो है, देखो ना ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ, कैश और कैश इक्विवेलेंट में टोटल में कोई चेंज नहीं हुआ। 50,000 आपने कैश में प्लस कर दिए तो 50,000 आपके बैंक में माइनस हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आउट ऑफ कैश इन हैंड। आपने आपकी पॉकेट में से निकाल लिए कुछ पैसे, यानी कि गल्ले की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारी दुकान का गल्ला होता है जिसे हम बोलते हैं दरअसल, उस रोकड़ में से आपने क्या करा, कुछ बैंक में जाकर के पैसे जमा कर दिए। देयर विल बी नथिंग इफेक्ट वाली बात है कि कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं होगा यार, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैश माइनस हो रहा है बैंक प्लस हो रहा है, ग्रुप तो एक ही है ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, सेल परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज बीइंग कैश इक्विवेलेंट। आपने परचेज करी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा कैश फ्लो पे, और आपने सेल कर दी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर। क्यों सर, क्योंकि सर ये पार्ट ही उसका है, देखो ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ही है क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सही है सर। तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब हमने कल भी क्लियर करा था, फटाफट से आज भी देख लेते हैं, कोई इसमें गलती नहीं होगी हमसे, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या क्या होती है मैंने कल भी बताई थी, एक बार फिर से देख लेते हैं, आ रही है बुक में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो ये कह रहे हैं जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होती वही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, और ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग करती है एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कल भी मैंने बताया था कि जो मेजर सोर्स है हमारा बिजनेस का कमाने का, वो जो सोर्स होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, वो जो एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। कैसे सर, एक सेल परचेज के टाइम पर अगर हम बात करेंगे, किसी दुकान में अगर कुछ माल खरीदा जाता है बेचा जाता है तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग, बैंक वालों के लिए वो जो सर्विस देते हैं वो उनके लिए ऑपरेटिंग हो गई, है ना। फाइनेंस कंपनी के लिए वो जो सर्विस देते हैं वो उनके लिए हो गई। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या एक डॉक्टर के लिए वो जो अपने क्लिनिक पर सर्विस देता है वो उसके लिए ऑपरेटिंग हो गई। एक फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूं तो जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, मशीनों को चलाना, उनसे मतलब प्रोड्यूसिंग करना, ये सब चीज़ें, ये सब काम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसा बिजनेस वैसी उनकी एक्टिविटीज़।
नेक्स्ट की बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपकी क्या आएंगी, आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट। वो ये कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक्विजिशन करती हैं, डिस्पोजल करती हैं। एक्विजिशन मतलब खरीदी जाती हैं, डिस्पोज का मतलब बेची जाती हैं, ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो, हमने किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करे, हमने क्या कर दिया, ये एक्विजिशन करा, परचेज ऑफ एसेट करा। एक तरीके से हमने पैसा इन्वेस्ट करा, हमने एसेट खरीदी होगी, कैश हमारे पास से चला गया, हमने कहाँ यूज़ करा इस कैश को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। दिख जाएगा आपको ट्रांजैक्शन से कि हाँ हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम पैसे को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। डिसइन्वेस्ट से मतलब है कि उस जो इन्वेस्टमेंट हुआ वह पैसा है उसे हम निकाल रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं उसका, ठीक है ना, उसे बेच रहे हैं अपनी संपत्ति को। फाइनेंस एक्टिविटी की बात करते हैं। सर फाइनेंस तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, फाइनेंस पैसे की बात हो रही है। जब जब कैपिटल बढ़ाएंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। कैसे सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल, जिसे मैंने कैपिटल बताया था, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द केस ऑफ कंपनी एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। बोरोइंग्स का मतलब होता है आपका लाइबिलिटीज, जो आपने उधारी ली हुई है, आपने और उधार ले लिया, फाइनेंस है आपका। आपने बिजनेस में अपने पास से पैसा लगाया, फाइनेंस एक्टिविटी है आपकी। आपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, फाइनेंस एक्टिविटी है आपकी। ठीक है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या बता रहा है सर यहाँ पर? ये क्लासिफिकेशन कर रहा है भैया किसका, कैश फ्लोज का। सुनो, अब तुम्हें ये 3 एक्टिविटीज़ तो पता लग गई, लेकिन इनके एग्जांपल्स इतने ज़रूर पता होने चाहिए ताकि आपके अगर एग्ज़ाम में आ जाएं ये 1-1, 2-2 नंबर के भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसे ईजिली पहचान सकें। कैसे सर? मान लो मैंने कहा कि आपने रेंट पेड कर दिया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, बस ऐसी सिंपल सा कि मैंने रेंट पेड कर दिया, मेरा बताओ कैश गया या आया? सर सीधी बात है, कैश जाएगा। कौन सी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ये पैसा मेरा गया है? तो आप कहोगे सर इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या ऑपरेटिंग है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। क्यों होगी ऑपरेटिंग? क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए जो हमने दुकान या हमने गोडाउन वगैरह जो रेंट पर लिया हुआ है, उस रेंट को हमने पे करा है, तो ये तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई ना, कि भी हम वहाँ पर बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा रेंट गया है। ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को पहचानने के लिए हमें कुछ चीज़ों के लिए देखने पड़ेंगे एग्जांपल्स ऐसे जो बुक में लिखे हुए हैं। उनसे फ़ायदा ये होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो पाएगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के क्या एग्जांपल हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के क्या एग्जांपल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं ज़रा हम इसे एक बार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज्ड है, requires that changes resulting in inflows and outflows of cash and cash equivalent be classified into 3 activities। किसमें classified होंगे? 3 activities में classified हो जाएंगे, operating, investing and financing। these are discussed below। इन्होंने नीचे इनको discussed किया है, discuss किया है। फर्स्ट की बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। पहले पीछे भी पढ़ा था हमने ये। एंड द अदर एक्टिविटीज़ अंडर आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। या तो वो एक्टिविटीज़ जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूस करती है वो एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग कहलाएगी, या फिर जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होगी वो हमारी ऑपरेटिंग कहलाएगी। इन्होंने इस बात को क्या करें यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बीइंग द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज जनरली रिजल्ट फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस। कैसी होती हैं सर? जनरल रिजल्ट वाली होती हैं। जनरल रिजल्ट कैसा मतलब जो दिनचर्या जो होती है बिजनेस में, भाई लेना, सामान बेचना, खरीदना, खर्चे चुकाना, इनकम कमाना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं जो हमारे नेट प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करती हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। पहले दिए हुए हैं इन्होंने नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए और दूसरा दिया हुआ है उन्होंने फाइनेंशियल कंपनी के लिए। अब सर ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का क्या है मैटर? सर हम कैश फ्लो किसका बनाएंगे? हम कैश फ्लो बनाते हैं बेटा नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ का। हम फाइनेंशियल कंपनीज़ का कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ कैसी कंपनीज़ होती हैं? जिनका काम पैसों का लेन देन नहीं होता है, मतलब ये कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो फाइनेंसिंग कंपनी कहलाती हैं। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी कैसी हैं?
जो हम तुम्हारे जो आसपास में ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं बिजनेस, किसी की परचून की दुकान है या कोई टेलर है या कोई बिजनेस मतलब और किसी भी टाइप का, डॉक्टर्स हैं या उनका क्लिनिक मतलब खुला हुआ है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पर पैसों के लेन देन की बात नहीं होती, वहाँ वो फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं देते, वहाँ वो सेल करते हैं या सर्विस करते हैं। ऐसी कंपनीज को बोला जाता है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। और फाइनेंशियल कंपनीज कहाँ पर किसको बोला जाएगा, जहाँ पर वो पैसे की फैसिलिटीज़ देते हों, उनकी कमाना ही उससे होगी, ब्याज बट्टे का काम होता हो या वो मतलब पैसे का लेन देन ही करते हों सिर्फ, ठीक है। ऐसी कंपनीज को हम फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। एग्जांपल के लिए बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, ठीक है। चलिए, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कौन कौन से एग्जांपल हैं। पॉइंट नंबर ए में दिया हुआ है रिसिट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने गुड्स को बेचा, सेल ऑफ गुड्स, या तो आपने माल बेचा या आपने सर्विस दी, तो उससे जो आपकी रिसिट्स होगी वो आपकी रिसिट्स क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी। और इसकी वजह से आपका कैश का इनफ्लो होगा, ना कि आउटफ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिसिट्स फ्रॉम रॉयल्टीज़, फीस एंड कमीशंस। आपका पैसा आ जाए रॉयल्टी से, आ जाए फीस से, आ जाए या कमीशन से आ जाए, ये भी जो आपका पैसा आया है, कैश का इनफ्लो हुआ है, ये आपकी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही कहलाएगी। क्योंकि बार बार फीस आएगी, बार बार कमीशन आएगा, बार बार रॉयल्टीज़ आएगी, तो रिकरिंग नेचर का हो गया एक तरीके से। रिकरिंग नेचर मैंने एनपीओ में आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, बार बार होने वाले खर्चे या बार बार होने वाली इनकम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, रिसिट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। कल भी बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें हैं, डेटर्स एंड बीआर, बिल रिसीवेबल। दोनों से जब भी पैसे आएंगे, रिसिट्स होगी, तो उसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे, क्योंकि भी ग्राहक आते जाते रहते हैं। ग्राहक आएगा, फिर उधार ले जाएगा, फिर 4 दिन बाद पैसे देगा, फिर उधार ले जाएगा, फिर 2 दिन बाद पैसे देगा। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, उससे जो पैसा आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, वो हमारे पास करके नहीं जा रहा, ना ही हम कर रहे हैं, ना ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस में हम कर ही क्या रहे हैं, हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, माल बेचते हैं, पैसा लेते हैं, बात खत्म। और इन सब की वजह से जो मेरी इनफ्लो हो रहा है कैश का, वो कहलाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने माल खरीदा या मैंने किसी को सर्विस किसी से मैंने सर्विस ली, तो मुझे वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। अगर मैंने माल खरीदा या सर्विस ली, तो पेमेंट जो मैंने करी है, कैश का आउटफ्लो हुआ है। ये आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी की वजह से हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। सर हम ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंसिंग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट जो बनेगा ना, वो इसी से बनेगा। फॉर्मेट देखोगे, बहुत बड़ा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेटा। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये 3 पार्ट में डिवाइड हमें करना पड़ेगा। पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यहाँ तक जाएगा पहले ये ऑपरेटिंग, फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एक एक पॉइंट सीखेंगे हम इसमें। और उसके बाद में बेटा ये फाइनेंसिंग वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में तब आया करेगा आपका आंसर, जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैच करवाएगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जो फॉर्मेट है अभी, हाँ इसमें कुछ अलग चीज़ें भी हैं, वर्किंग नोट भी बनता है, वो ये है, ठीक है। बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ सीखेंगे तो वो सारा का सारा निमट जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे ही है कि मान लो आपको ना बहुत लंबी कोई ट्रैवलिंग पे जाना है। मान लो मैं कहूँ कि आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपको 100 किलोमीटर का रास्ता कोई तय करना है। अब 100 किलोमीटर का जो रास्ता आपको वो तय करना है, वो करना तो फर्स्ट स्टेप से ही होगा, एक कदम से आप स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। और धीरे धीरे करके जब आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो जो आपके रास्ता पीछे में ख़त्म होता रहेगा, वो ख़त्म हो गया, आगे जो बचेगा वो कम ही बचता रहता है। तो ऐसा मत समझना कि इतना बड़ा फॉर्मेट है हम याद नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से याद कर पाओगे। प्रैक्टिस में इतनी करा दूंगा आपको, यहीं बस यूट्यूब पर इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे यहाँ पर कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी वहाँ पर यार, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग बस जुड़े रहें चैनल से, आप लोग शेयर करते रहें बस चैनल को, यही मैं आपसे बस कहना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को फिर रोकते हैं यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पॉइंट कौन सा रह गया था, पॉइंट नंबर डी की हमने बात कर ली थी, पॉइंट नंबर ई की बात करते हैं, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। देखो ना, हम क्रेडिटर्स को पेड करेंगे या बिल्स पेबल को हम पेड करेंगे, तो ये जो हमने पेमेंट करी है कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, क्योंकि बार बार हम माल खरीदते रहते हैं क्रेडिटर से, बार बार उन्हें हम पैसे देंगे, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है हमारी। आगे पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉयज़। हमने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दी, यानी कि सैलरी वगैरह दी, हमने वेजेस दी किसी को, ठीक है, या हमने कोई अदर भी पेमेंट दी किसी एम्प्लॉय को, तो हम ये हर महीने पेमेंट देते हैं, हम ये डेली वेजेस पे भी हम पेमेंट देते हैं। तो ऑपरेटिंग करने के लिए ही, कुछ ऑपरेशंस के लिए ही, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ही हम खर्चा कर रहे हैं,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगी, ये तो इनके नाम से ही पता लग रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर जी में सर्कल बनाया हुआ है मैंने, क्यों बनाया हुआ है, हो सकता है ये पॉइंट अभी एकदम से समझ में ना आए। क्या पॉइंट है सर जी पॉइंट में, पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ। सुनो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, पेमेंट ऑफ करा या रिफंड ऑफ हुआ, किसका सर, इनकम टैक्स का। अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड, जब तक ये ना पहचाने जाएं कि ये इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, तब तक इसे क्या समझा जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझा जाएगा। सर ये इनकम टैक्स का क्या मैटर है, भाई अभी तुम भविष्य में समझोगे इस बात को, आज एकदम नहीं समझ में आएगा ये पॉइंट, इसलिए मैंने इस पर सर्कल बना करके रखा हुआ था। आपको ये आने वाले टाइम में सीखने को मिल जाएगा, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। हल्का सा हिंट दे देता हूँ, इनकम टैक्स की आप पेमेंट करें या इनकम टैक्स की जो आपने पेमेंट कर दी है उसमें से अगर एडवांस टैक्स माइनस करने के बाद आपका कुछ बच जाता है, रिफंड हो जाता है, तो ये जो पेमेंट है या रिफंड है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझी जाती है। कब तक, जब तक अनलेस लिखा हुआ है, जब तक ये ना मानी जाए कि इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, ठीक है। ओके सर, फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से, कितने एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं, 4-5 कुछ दिए हुए हैं छोटे छोटे से। पॉइंट नंबर ए, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, उन्होंने कोई सिक्योरिटी परचेज करी उसके लिए पेमेंट करी, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट मत मान लेना, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरह काम करती है ना। क्यों सर, भाई उनका तो काम ही ये है कि सिक्योरिटीज़ को खरीदना, बेचना, पैसे को लाना, फिर इन्वेस्ट करना, ये उनका मेन वर्क है, ये उनका मेजर वर्क है, तो वो उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, बात समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन की जब हम पेमेंट करेंगे तो हम यानी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जो होंगी, जब वो पेमेंट करेंगी तो फाइनेंस एक्टिविटी में आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। क्यों, क्योंकि उनका तो काम ही है ब्याज पर पैसे लेना, ब्याज चुकाना, ब्याज पर पैसे देना और ब्याज रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो कर दें लोन पर तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। हमारे लिए, जब भी मैं हमारे लिए कहूँ तो समझ जाओ हम नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी कि हम एक ऐसी कंपनी रन कर रहे हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल है, जिसका काम पैसों का लेना देना नहीं है, ठीक है ना। रिसिट्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, हमने सेल कर दी सिक्योरिटीज़ की, उनसे हमने रिसिट्स कमाई हैं कुछ, ये हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। डिविडेंड रिसीव करा उन सिक्योरिटीज़ पर, हमने अगर डिविडेंड रिसीव किया होता तो हमारे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती, क्योंकि हमने इन्वेस्ट करा हुआ है, पैसा मिल गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ गया। लेकिन इनके लिए किन के लिए सर, फाइनेंसिंग कंपनीज़ के लिए वो डिविडेंड रिसीव करना इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर ई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अगर उन्होंने लोन वगैरह जो ग्रांट करे हुए हैं उस पर जो इन्हें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझी जाती है। पॉइंट नंबर एफ, पेमेंट ऑफ सैलरीज एक्सेट्रा टू एम्प्लॉइज, सैलरी तो एक ऐसी चीज़ है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से समझी जाती है, ठीक है ना, एम्प्लॉइज़ वगैरह को अगर सैलरी वगैरह दी जा रही है। पॉइंट नंबर जी, पेमेंट ऑफ या रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड विद द इन्वेस्टमेंट विद द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तब तक ये क्या समझी जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझी जाएंगी, जब तक इन्हें ना बताया गया हो कि इन्वेस्टिंग की तरह ट्रीट करो या फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट करो। ऊपर भी बताया था मैंने यही पॉइंट, नीचे भी है, ठीक है। उसके बाद में द नेट इफेक्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि अगर पॉजिटिव बैलेंस आपका आता है सारे पॉइंट्स को ट्रीट करने के बाद में तो हम लिखते हैं पॉजिटिव बैलेंस को कि कैश का फ्लो हुआ है। लेकिन अगर माइनस में आता है कैश कि भाई ऊपर वाली सारी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद में कैश माइनस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो उसे लिखते हैं फिर यूज्ड इन, कि हाँ भाई कैश यूज्ड हो गया कहाँ पर, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको जब हम करेंगे फॉर्मेट इसका बनाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, प्लीज़ बच्चों शेयर कर देना वीडियो को, लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको अच्छी लगी नहीं लगी, आपको कोई डाउट तो नहीं है किसी पॉइंट में, या कोई आपको अदर भी कुछ बातचीत कुछ भी कहना हो, एनीथिंग A to Z, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।